चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 45। ये टॉपिक बिलोंग करता है ईएमआई से एंड सब टॉपिक है लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ। ठीक है, मोस्टली लेंज लॉ का यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास तीन आइडेंटिकल कॉइल्स हैं जो कि बहुत ही क्लोजली प्लेस किए गए हैं। दे शेयर अ कॉमन एक्सिस, तो उनको सब लोग को एक्सियल भी है। ठीक है, सारे को एक्सियल भी है। और जो C2 है वो दोनों के एग्जैक्ट बीच में है। C1 का करंट I है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, C3 का करंट भी I है बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो यहाँ पर ये आ गया C1 C2। एक काम करते हैं, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया C1 C2 एंड C3। तो C1 C2 एंड C3। ठीक है, अब C1 पे जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से C2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो राइटवर्ड होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और C3 पे जो करंट है वो क्लॉकवाइज दिया हुआ है, क्लॉकवाइज दिया है। तो क्लॉकवाइज करंट की वजह से C2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्टवर्ड होगा। कुछ इस तरह का सिनेरियो दे रखा है। ठीक है, आगे क्या पूछे? I current in clockwise direction and induced current flows through C2, induced current आ रहा है, will be in clockwise direction when, और हमें चार ऑप्शन दिया मैच करने के लिए। आपको पूछा किन इन चारों में से कौन सी सिचुएशन में C2 में जो इंड्यूस करंट आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अगर हम लेंजिस लॉ को अप्लाई करें, हमें पता है कि अगर C2 में करंट क्लॉकवाइज चाहिए तो वो तभी होगा जब C2 का इंड्यूस फील्ड, ठीक है ये C2 है, C2 का जो इंड्यूस फील्ड है वो इंड्यूस फील्ड किस डायरेक्शन में आना चाहिए? लेफ्ट में आना चाहिए, तब भी क्लॉकवाइज करंट इसमें आ पाएगा। तो हमें बस ये देखना है चारों में से किस सिनेरियो में इंड्यूस फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक एक करके सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जैसे C1 एंड C3 मूव्स विद इक्वल स्पीड अवे फ्रॉम C2। तो देखो इस केस में अगर हमारा दोनों ही, अगर C3 भी अवे गया, C1 भी अवे गया, तो इससे पहली बात तो इंड्यूस EMF आएगा ही नहीं, क्योंकि इस केस में ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और कैंसल आउट करने की वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा C2 के साथ, क्योंकि दोनों इक्वल स्पीड से जा रहे हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहेगा। तो क्योंकि डिस्टेंस तो है ही इक्वल पहले से ही, तो इसकी वजह से ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर। C1 मूव्स टुवर्ड C2 एंड C3 मूव्स अवे फ्रॉम C2। ठीक है, तो C1 जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड C2 और ये अवे मूव कर रहा है इस तरह से। तो देखो इस केस में थोड़ा सा फ्लक्स आएगा बिकॉज इस केस में कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखो C1 नियर आ रहा है, तो तुम समझ रहे हो C1 नियर आ रहा है तो B1 इंक्रीज कर रहा है, B1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और C3 दूर जा रहा है तो B3 की वैल्यू, ये जो B3 है, B3 की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब नेट फील्ड किधर हुआ? अगर B1 ज़्यादा है B3 से तो नेट फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। दिस इज द नेट एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, नेट फील्ड इधर है। अब नेट फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और ये बढ़ रहा है वैल्यू, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, देखो B1 क्लोज आ रहा है, तो नेट फील्ड जो है B0, नेट फील्ड जो है वो B1 माइनस B3 है। तो देखो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि B1 बढ़ रहा है और B3 कम हो रहा है। तो इसका मतलब फील्ड बढ़ रहा है, और फील्ड जब इंक्रीज होता है तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस फील्ड उसका उल्टा आएगा। तो क्योंकि नेट फील्ड राइटवर्ड है तो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस फील्ड लेफ्टवर्ड आएगा, और इस केस में करंट कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें सेकेंड ऑप्शन पे ही पता चल गया कि सेकेंड ऑप्शन में ही करंट क्या आएगा? क्लॉकवाइज। इसी सेम तरीके से आप थर्ड एंड फोर्थ के लिए भी खुद से ट्राई कर लो और उसको रॉन्ग प्रूव कर दो। अगर कोई डाउट आता है थर्ड एंड फोर्थ में तो कमेंट बॉक्स में लिखना है इसको। ठीक है, मैंने ऐसे ही एक 45 डेज वाली वीडियो भी बना रखी है लेंस लॉ पर, वो भी देख सकते हो आप लोग।